थोड़ा सा पीछे। So this is the third lecture of the how to take a case in homeopathy. लास्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी, जब अपन मेथड्स और इन सारी चीज़ों की बातें कर रहे थे केस टेकिंग में, तो उसमें डॉक्टर बोरलैंड का एक व्यू अपन ने देखा था। डॉक्टर बोरलैंड ने बताया था कि एक सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन बनाने के लिए एक होम्योपैथ को कॉन्स्टेंटली लगातार अपने दिमाग में ये बात को रखना चाहिए कि ये 6 रूल, और वो 6 रूल क्या थे? फर्स्ट, टू ऑब्जर्व, इनके बारे में अपन ने डिस्क्रिप्शन में बात कर ली थी लास्ट यानी कि सेकेंड लेक्चर में। टू ऑब्जर्व without saying any single word, to listen, to write, लिखना बहुत ज़रूरी है, और exact in the terms of the talker, exactly in the terms of the talker. Then फिर इतने सब होने के बाद ये फिर आपका to question, then to examine, ठीक है ना? क्या होता है एग्जामिन करने का मतलब? परीक्षा लेना, एग्जामिन करना, परीक्षण करना, फिजिकल एग्जामिनेशन भी, और जो सिम्टम आए हैं उनको भी एग्जामिन करना कि क्या सही है, कितने सही हैं, लेने लायक है कि नहीं है, कि ये कॉमन है। क्योंकि जब अपन इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे, तब अपन ने ये चीज जानी थी कि वही सिम्टम अनकॉमन हो जाता है एक कंडीशन में, और वही सिम्टम अनकॉमन हो जाता है दूसरी कंडीशन में, मतलब कॉमन हो जाता है दूसरी कंडीशन में। और इसके लिए अपन ने काफी सारे एग्जांपल्स भी दिए थे। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देन फिर लास्ट 6वां रूल उन्होंने कहा था, देन टू कोऑर्डिनेट। अब जो डाटा आपके पास आया है उसको आप कोऑर्डिनेट करो, आपके पास जो मैंने, ठीक। तो अब अपन थोड़ा सा, और चूंकि अपन की प्रोसेस यहाँ क्या चल रही है केस टेकिंग के लिए, सबसे जरूरी चीज अपन ने क्या बोली थी कि हमको अपना एक पर्सनल फॉर्मेट तैयार करना है। जब हम केस टेकिंग करने के लिए बैठे तो हमारे माइंड में लगातार, हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली ये बात होनी चाहिए कि हमारे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हैफेजाइड नहीं आ रहे हैं, जरूरत के हिसाब से आ रहे हैं, और वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप मतलब एसेंशियल निकालने। और इस पूरे फॉर्मेट में जरूरी नहीं है कि पूरा फॉर्मेट ही यूज करना है पेशेंट के ऊपर। आपके पास तो एक फॉर्मेट तैयार है सिस्टोमेटिकली, कहां पे आपका केस कंप्लीट हो जाएगा ये आप नहीं जानते, कौन से क्वेश्चन में हो जाएगा। और यही होम्योपैथिक प्रैक्टिस का रोमांच है कि पता नहीं क्या होगा। मतलब हर केस अपने आप में एक जर्नी जैसा होता है कि कौन से मोड़ पे आप कैसे किस चीज से टकरा जाओगे, ठीक। तो अभी तक आप लोगों ने अपना अपना फॉर्मेट बनाने की कोशिश तो करी होगी माइंड में, क्वेश्चंस पूछना, केस टेकिंग करना अब आपको आसान लग रहा होगा। अपने क्लिनिक्स में रोशनी बढ़ रही होगी, अंधेरा कम हो रहा होगा दिमाग से। तो अब अपन क्या करते हैं, अपने फॉर्मेट को और एनरिच करने के लिए, और अच्छे से, कि कोई भी चीज हमसे ना हो जाए, हम पूरी तरीके से एकदम थॉरोली एक थॉरो अपना खुद का, अपना स्वयं का फॉर्मेट तैयार कर पाए।
जो हमारे दिमाग में बना हुआ हो। क्वेश्चंस, अपन आते हैं क्वेश्चंस पे, अपन आते हैं कि तो अपन आज जो बात करेंगे इसके बारे में, वैसे तो अपनी ऑर्गेनन में डॉक्टर हेनीमैन ने जगह जगह केस स्टिकिंग के बारे में जिक्र किया है। एफोरिज्म 5 सबसे पहला जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि जो पहला फॉर्मेट बनना चाहिए किसी होम्योपैथ के दिमाग में केस टेकिंग का, वो है एफोरिज्म 5। फिर और भी है एफोरिज्म 153 ये वो, लेकिन लगातार एफोरिज्म 84 से लेकर एफोरिज्म 104 तक डॉक्टर हेनीमैन ने पूरा केस टेकिंग को एक्सक्लूसिवली अच्छे से डिवोटेड किया है। बात समझ में आई? तो अब अपन, चूंकि यहां अपन जो है, ये आप लोग जो ये लेक्चर्स के लिए आए हैं, ये ज्यादातर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं। आप स्टूडेंट्स नहीं हैं अभी। आपको किताबी एग्जाम फेस नहीं करना है कि मैं आपको ऑर्गेनन रटाऊं या आपको बताऊं कि आपको ऐसा एफोरिज्म याद रखना है। नहीं, अपन क्या करेंगे यहां पे, अब आपको इससे बड़ा एग्जाम आप लोग फेस कर रहे हैं, और वो एग्जाम है जिंदगी का, जहां आपके पास किताबी चीजें काम नहीं आएंगी। एफोरिज्म याद रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रट्टू तोता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी की, आज की टेक्नोलॉजी की खूबसूरती यह है कि इसने मेमोरी का काम ही खत्म कर दिया। अब सिर्फ प्रतिभा का काम रह गया है। मेमोरी तो आपकी जेब में रखी हुई है। कौन सी जानकारी चाहते हो, निकालो अपनी जेब से स्मार्टफोन अपना, क्या चाहिए आपको, सब मिलेगा। बहुत इतनी ज्यादा डिटेल में कि आप पढ़ नहीं पाओ ऐसा मिलेगा। यहां पे आपको अपने ऑर्गेनन के जो यूज है, जो उनके सार हैं, जो हम इस्तेमाल कर सके अपनी प्रैक्टिस में, जो हम डायरेक्टली जब यूज कर सके प्रैक्टिकली, ठीक, तो अपन सिर्फ इसके सार के बारे में बात करेंगे। जो आपके ये जो फॉर्मेट आप बना रहे हैं, इसको बनाने में और ज्यादा एनरिच करें। मैं जो भी बातें बोलूंगा, ये जो सार, अपन सार, ये कौन से नंबर के एफोरिज्म मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ बिटवीन 84 से लेके 104 एफोरिज्म के बीच में इतना बता दूं। अब इनमें से कौन से एफोरिज्म का नंबर है, इसके बारे में आप मत जाओ, नंबरिंग पे मत जाओ, अपन सिर्फ सार पे बात करेंगे। और वो सार टोटल है 84 से लेके 104 तक का, 84 नंबर के एफोरिज्म, 84 एफोरिज्म से लेके 104 एफोरिज्म तक का ये सार है। और भले ही आप इन बातों को 50 बार सुन चुके होंगे, लेकिन अब बड़े ध्यान से सुनना, और इस तरीके से सुनना कि हमको ये अपनी जिंदगी में लाना है, इसको उतारना है, इसको अपने दिमाग, अपने फॉर्मेट तैयार करना है, और अपने आप दिमाग में रख के अपने को इसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। ठीक, तो पहली चीज, पहली जोर जो दिया है डॉक्टर हेनीमैन ने, वो दिया है कि आपको डिटेल हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की। कहने का मतलब ये है कि जल्दीबाजी में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। सुकून से, जब तक पेशेंट चुक ना जाए, वो खुद चुक जाए, वो बोलना बंद कर दे जब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं हो, with extreme patience and with extreme respect। और रेस्पेक्ट किस भाव से आएगा आपके अंदर अपने पेशेंट को देखते टाइम, कि ये मुझे ईश्वर ने मौका दिया है। बड़ा रिलीजियस एटीट्यूड होना चाहिए आपका। तो मैं पूरी ईमानदारी से, मुझे जो आता है इसके लिए कर्म करूंगा।
रिजल्ट पे मेरा कोई बस नहीं है, जो आएगा देखेंगे, जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही आएगा। ठीक, खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो पहली चीज क्या बोली, सबसे ज्यादा जोर दिया डॉक्टर हेनीमैन ने कि डिटेल हिस्ट्री पेशेंट की सफरिंग की, जो वो भुगत रहा है, जिन चीजों से वो तकलीफ पा रहा है। क्या बोल रहे हैं, एक एक वर्ड पे ध्यान देना। डिटेल हिस्ट्री किसकी, किसकी, पेशेंट की सफरिंग की, जिन चीजों से वो तंग है, जिन चीजों से वो त्रस्त है, जो उसकी नॉर्मल स्टेट से डेविएशन है। नॉर्मल स्टेट्स जब अननेसेसरी जो चली आ रही हैं, जो पुराने टाइम से, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमको जो डेविएशन है उसको ट्रीट करना है। एक चीज, और बहुत अच्छा उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो उसकी पूरी सुनने के बाद उसके इर्द गिर्द अगर उसके कोई साथ आया है, कोई अटेंडेंट आया है, उसके आसपास वाला कोई आया है, वो क्या कह रहा है उसके बारे में, उसका बिहेवियर, उसके व्यवहार पे आपकी नजर होनी चाहिए कि हाउ ही इज बिहेविंग। और कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको नोटिस में आ जाए। अब नोटिस का मतलब है, किसको बोलते हैं, नोटिस्ड पॉइंट, जिस पे अपने आप आपका ध्यान जाए। जैसे कि कोई भी लेडी आती, बहुत सारी लेडीज ऐसी आती हैं, मैं बता रहा हूं कि आई और उनको यहां क्लोआजमा दिखता रहता है, वो आपका अपने आप ध्यान जा रहा है, वो चीज अपने आप आपको स्ट्राइक कर रही है, उसके लिए आपको खोजबीन करनी नहीं पड़ रही है, तो वो स्ट्राइकिंग सिम्टम है। और उसके लिए ये कंफर्म है कि नहीं करके मेंटल सिम्टम की तरह क्रॉस भी नहीं करना है, क्योंकि वो तो साफ साफ दिख रहा है। और जब आप अपनी रिपोर्टरी खोलते हो, और रिपोर्टरी में आप खोलते हो फेस, ठीक है ना, फेस, चैप्टर इज फेस, फेस के अंदर आप खोलते हो क्लोआजमा। सी देर आर 14 रेमेडीज दी हुई हैं सिंथेसिस रिपोर्टरी में। मतलब आपका काम कितना हल्का हो गया खाली इस छोटे से नोटिस कर लेने से। आपको कईयों को ट्विचिंग होती रहती है, कईयों को आप दिखता है आपको कि यार इसकी काफी यंग एज है, ये अभी 30 साल का, 28 साल का, या 26 साल का, या 25 साल का नौजवान है, और इसका इतना चौड़ा माथा निकाला है, गंजा हो रहा है ये। जो भी चीज पे आपका नेचुरल ध्यान जाए और कुदरती, जैसा कि डॉक्टर अमोल ने एक बार कहा था कि हाँ सर, आवर आईज कैनॉट परसीव दैट विच आवर माइंड डज नॉट नो। जिस चीज को हमारा मन नहीं जानता है, हमारी आंखें उसको परसीव नहीं कर पाती है। और मन आपका कैसे जानेगा कि आपके पास ये लक्षण है और अनयूजुअल है, कि आप लगातार बार बार अपनी रिपोर्टरी खोल के अलग अलग चैप्टर्स को देखते रहोगे कि क्या है भाई इसमें, और किसी भी ऐसे टर्म से टकराओ जो एरिया ये क्या दिया हुआ है, तो उसके बारे में आप तुरंत, मैंने बोला सारी जानकारी आपकी जेब में है, खोल के देखो कि ये होता क्या है, कैसा। तो इस तरीके से आपको, आप याद करना मत कोशिश करना, खाली अपने आप को रिपीटेड एक्सपोजर देना, याद करने की तो कोशिश ही नहीं करना। जब हम किसी चीज को याद करने जाते हैं कि हाँ मुझे याद करना है, तो तनाव पैदा होता है, और तनाव में चेतना सिकुड़ जाती है। याद करो, अचानक ऐसा होता है कि कभी आप कुछ कहना चाह रहे हो और अचानक से वो वर्ड स्लिप हो गया, अब बोले अरे यार अभी दिमाग में था, अरे एकदम से स्लिप हो गया, और आप उसको जितना याद करने की कोशिश करते हो उतना वो याद नहीं आता है, क्योंकि उतना ही तनाव पैदा होता है, उतनी आपकी चेतना सिकुड़ जाती है, और फिर आप छोड़ देते हो उसको,
जब आप रिलैक्स हो जाते हो, और जब आप रिलैक्स हो जाते हो तो आपकी चेतना फैल जाती है और वो चीज पकड़ में आ जाती है, अरे ये था। तो इससे आपको एक सूत्र, एक फॉर्मूला मिल गया कि आपका रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फिजिशियन का, एक डॉक्टर का रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटली रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेंटली रिलैक्सेशन किस चीज से आता है? जब आप नियम कायदों के पक्के रहते हो, आपको डर नहीं रहता फिर कि क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये कंडीशन आएगी तो फिर मैं कैसे बिहेव करूंगा, कुछ नहीं पता है, बस चल रहे हैं और डर रहे हैं। याद रखना ये सब मेंटल स्टेट्स बहुत ज्यादा जरूरी। तो क्या कहा डॉक्टर हेनीमैन ने? डॉक्टर हेनीमैन ने क्या कहा? पहली चीज की डिटेल हिस्ट्री लिखना है पेशेंट की सफरिंग की, एक बात। दूसरी बात, उसके साथ कोई आया है, उसके इर्द गिर्द आसपास रहने वाले लोग, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, खुद उस पेशेंट का बिहेवियर कैसा है। अब बिहेवियर भी आप तभी पहचान पाओगे जब बार बार लगातार अपनी रिपर्टरी के माइंड सेक्शन को आप देखते रहोगे और समझने की कोशिश करते रहोगे अलग अलग रूब्रिक्स को, तो ही आप बिहेवियर भी पकड़ पाओगे। नहीं तो आपके सामने बिहेव करता रहेगा, आपको पता ही नहीं है, तो आप उस चीज को नजरअंदाज कर जाओगे। मेरी बात समझे? ये माइंडसेट तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी कोई भी पॉइंट्स जो नोटिस किए जा सकते हैं उनको आपको देखना है। कोई बात आपको उसकी अजीब लग रही है या बदली हुई, जो फिजिशियन आप खुद परसीव कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी उसका कैरेक्टर जो है, जो अभिव्यक्त हो रहा है, उसमें कोई भी अनयूजुअल चीज, अजीब चीज, ठीक। और एक बहुत जरूरी चीज, आदत डाल लो अपनी लैंग्वेज में। अगर उस वक्त आपको वो रूब्रिक मालूम नहीं है या उस वक्त आप नहीं जानते हो कि ये जो कह रहा है, तो कुछ मत करना, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वाकई में अच्छे से सीखना चाहते हो, पेशेंट जैसा बोल रहा है उसकी लैंग्वेज में ना, वैसा ही लिखना, उसी के एक्सप्रेशन में। हिंदी में लिख लेना, जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसमें लिख लेना जैसा उसने बोला। बाद में वर्क कर लेंगे। जरूरी नहीं है जब आप क्रॉनिक केसेस का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जिस वक्त आपने केस लिया उसी वक्त आप रेमेडी निकाल के दे दो। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना। पेशेंट रहे तो रहे, जाए तो जाए, आप काम अपने तरीके से करना। उसको बोल देंगे जब आप, तो वो आपकी ज्यादा रेस्पेक्ट करेगा कि देखिए मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा, आई हैव टू वर्क ऑन इट। इसलिए आप कल आइए, इवनिंग में आइए अपने हिसाब से। फिर देखो जो उसने ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमारी लैंग्वेज में क्या है, खुद पता है तो ठीक है, नहीं तो अपने जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, मित्रों से बात करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। चाणक्य नीति में चाणक्य ने कहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन करते वक्त, भोजन करते वक्त और नॉलेज को प्राप्त करते वक्त शर्म का त्याग कर देना चाहिए। अब आप भोजन कर रहे हो, आप ये भी देख रहे हो कोई देख रहा है, ये है, ऐसा ऐसा दुनिया भर के फॉर्मेलिटी, तो आप भोजन का आनंद नहीं ले पाएंगे। भोजन का आनंद आप तब ले पाएंगे जब आप मगन होके खाएंगे। देख रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। अब हमारी बचपन से प्रैक्टिस है कि बढ़िया से हाथ से मिला के खा रहे हैं और उसके बाद उंगलियों को चाट रहे हैं मजे से लेके। अब इन सब आनंद से आप वंचित रह जाओगे अगर आप सब करोगे। और इतनी सी लाइफ में किन किन चीजों से वंचित रहोगे ये सोच के कि सामने वाला क्या कहेगा। अपने आप को एक्सप्रेस करने से मत डरो, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस योर ओन सेल्फ। ये बहुत जरूरी चीज है, समझे? तो इस तरीके से आप काम करें, उसके एक्सप्रेशन। और बहुत जरूरी चीज कि
जब तक इंटरप्ट नहीं करें, पेशेंट को बोलने दें, जब तक वो स्वयं चुप ना हो जाए। एक इसको बिल्कुल नियम की तरह, आपका तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है भैया। उसके बाद उसने जो भी बताया तो आप और कुछ, और कोई समस्या, थोड़ा उसको सोचने का मौका दें, आप भी पॉज लें, जब तक आप क्या कहते हैं उसके उस पर जो अभी तक बताया उस पर नजर मारें। कई बार ऐसा होता है जो उसने बताया है आप नजर मार ही रहे होते हो, सोचने वाले ही होते हो कि पेशेंट कुछ ऐसा बोल देता है कि बहुत ही काम का होता है आपके। ठीक, तो याद रखना, इंटरप्ट आप सिर्फ तभी करोगे, इसको नियम की तरह जान लो। आप इंटरप्ट तभी करोगे जब वो पॉइंट से डेविएट होकर जबरन की इधर उधर की बातें करने लगे। है ना, कई लोग होते हैं बातूनी होते हैं, बातूनी टाइप के लोग होते हैं जिनको बड़ा मजा आता है इधर उधर की गॉसिप करने में। लेकिन कई बार आपके इंटरप्ट करने के बाद वो अपना पॉइंट छोड़ के गॉसिप करने लग जाता है। तो ये बड़ा अनयूजुअल कैरेक्टर है कि आप 2-3 बार उसको घुमा घुमा के, अच्छा आप अपने सरदर्द के बारे में कुछ बता रहे थे, तब आपने इस तरीके से, ऐसा कि नहीं उसको बुरा लगे कि आप उसको ऐसे बोलो, भैया ये फालतू की बातें मत करो, तुम अपने काम की बात करो, क्लोज कर दोगे आप उसको पता भी नहीं चले। अच्छा वो आप सरदर्द के बारे में बता रहे थे ना, लेकिन बार बार पॉइंट में लाने के बाद भी अगर वो गॉसिप करता है तो अपने पास रूब्रिक है माइंड में, गॉसिपी। सी माइंड चैप्टर खोलें तो ये अनयूजुअल हो गए ना यार, आपने 4-5 बार उसको पकड़ पकड़ के पॉइंट पे लेके आए और वो गॉसिप करने से थक नहीं रहा है, तो अपने पास उसका एक जबरदस्त कैरेक्टर आ गया, एंड दैट इज गॉसिपिंग। सिंथेसिस रिपर्टरी में 10 रेमेडीज दी है, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी ऑफ गॉसिपिंग इज हायोसाइनस। ज्यादातर औरतें जलन के मारे, आपको साफ दिख रहा है कि ये जलनखोर है एक नंबर की। अब तुमसे अपनी डिजीज के बारे में बताते बताते जेठानी अपने देवरानी की बुराइयां करने लग गई। गॉसिप, अरे वो तो ऐसा करते हैं वैसा करते, फलाना डिब्बे, जबरन की गॉसिप। तो ऐसी ज्यादातर स्त्रियां हायोसाइमस की उसमें आती हैं, क्योंकि जेलिसी इज ए वेरी प्रोमिनेंट फैक्टर। हायोसाइमस, जेलिसी की, हायोसाइमस एंड लेकेसिस आर मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडीज फॉर द जेलिसी। और देखो ऑब्जर्वेशन तगड़ा हो जाए तो आपको दिख जाएगा, एक तो ये गॉसिप कर रही है बार बार, और गॉसिप क्यों कर रही है आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये जल रही उससे। बात समझ, वो कुछ भी, लेकिन अपने पास इस तरीके से अनयूजुअल में गॉसिपिंग आ जाएगा कि आप 4-5 बार उसको घसीट घसीट के वापस पॉइंट पे लेके आए और वो बार बार उछल के वो गॉसिप पे चला जाता है। ठीक, तो अपने पास उसके लिए भी रूब्रिक है, लेकिन पता तो हो कि अपने पास हो, तब तो अपना माइंड उसको कैच कर पाएंगे। हमने कैसे कैच कर पाएंगे, अपन ने ट्रेनिंग ही नहीं दी है माइंड को। तो माइंड की ट्रेनिंग का एक ही तरीका है, और वो है रिपीटेड एक्सपोजर। जिस चीज में हम अपने आप को रिपीटेड एक्सपोजर देते हैं, बिना ये सोचे समझे बनेगा नहीं बनेगा, वो बनने लग जाता है अपने आप ही। ऐसा नियम बनाया ऊपर वाले ने, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। रस्सी के बार बार रगड़ने से बड़े बड़े चट्टानों में निशान पड़ जाता है। और अपना ह्यूमन माइंड तो चट्टान से बेहतर ही है ना। ईश्वर की बनाई हुई सबसे बेहतरीन चीजों में से, मतलब बता नहीं सकते आप। सो डेविएशन जब आ जाए, वो पॉइंट से भटक जाए पेशेंट, डॉक्टर एनीमैन कहते हैं, जो वो पॉइंट से भटक जाए तभी उसको लेके आना है। नहीं तो पता चला उसने बोलना चालू किया
और उसने अब सरदर्द, डॉक्टर साहब सरदर्द होता है। अच्छा, कौन सी जगह पे होता है, किस प्रकार का होता है, पहले चुपचाप सुन लो, वो जितना भी बोल दे। ये बेस्ट तरीका है, मैं बता रहा हूं। पता चला उसने सरदर्द के बारे में बात की और सिर्फ लोकेशन के बारे में बात की, कुछ सेंसेशन नहीं बताया, लेकिन आप चुप हैं। अच्छा ठीक है, और हाँ ये गैस बनती है फलाना ढिमका, ऐसा वैसा उसी के लिख लिया। अच्छा, और आप क्वेश्चन तभी करना, कई बार ऐसा होगा आपको जब आप सुनना सीखोगे, जब आप लिसन करना, लिसनिंग की एक ट्रेनिंग होती है। लिसनिंग के लिए यू हैव टू बी विद अनप्रेजुडिस्ड माइंड। आपका माइंड अनप्रेजुडिस्ड होना चाहिए, चुपचाप खाली होकर आप सुन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उतने ही टोटल डाटे में आपकी मेडिसिन निकल आती, कुछ पूछना ही नहीं पड़ता। पर सब्र तो किए होते, चुप तो रहे होते, बीच में उछल गए, बीच में कूद पड़े, क्वेश्चनिंग करने लगे। जब पेशेंट चुप हो जाए और के आगे जब वो नहीं बढ़ पाए, और अच्छे से सोच लो भैया, वही चीज अभी नहीं हो, बार बार कभी होती हो, या किसी खास मौसम में या किसी खास वक्त पे ही होती हो, सोच लो अच्छे से। लेकिन जब वो पूरी तरीके से चुक चुका हो, देन फिर अगर आपको जरूरी हो कंप्लीट करने के लिए, देन यू स्टार्ट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चंस कहां से आएंगे, क्यों वो क्वेश्चंस कहां से आएंगे, जो आपके दिमाग में फॉर्मेट बना हुआ है उससे आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज सोचो, जब डॉक्टर हेनीमैन ने ऑर्गन में खास तौर से इस चीज के लिए बोला है, तो इसको कितना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा आपको, कि आप अगर कोई केस टेकिंग लेने बैठ रहे हैं, तो डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं कि शुरुआत में ही उससे ये कह देना, शुरुआत में ही उससे कह देना कि भैया आराम से बोलना, धीरे से बोलना, जिससे कि मैं सब चीज नोट कर सकूं, कोई चीज रही ना जाए। तो पेशेंट खुद चाहेगा ना कि मेरी, हर पेशेंट चाहता है कि एक एक डिटेल पे ध्यान दिया जाए। वो देखेगा कि मेरा डॉक्टर कॉपी पेन लेके बैठा है और मैं जो भी बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से वो नोट कर रहा है, और उसने मेरे को हिदायत भी दे दी है कि भैया शुरू में, डॉक्टर हेनीमैन ने कहा कि शुरू में ही कह देना उससे कि भैया आराम से बात करो। फिर जब पेशेंट अपने आप चुप हो जाए, तब वो जो जो चीजें वो आपको बताया है, 2 3 4, सर, पेट, घुटना, कोहनी, व्हाटएवर, अब चारों जो भी है उस पे वापस लौटो, और अब उसको और यहां पे भी आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके फॉर्मेट से आने चाहिए। तो जो जो चीजें वो बताया है अपने सर के बारे में, पेट के बारे में, जिन चीजों के बारे में, 3 4 5 चीजों के बारे में जो भी चीज वो बताया है, तो सुनो, क्वेश्चंस भी बताए हैं डॉक्टर हेनीमैन ने कि क्वेश्चंस क्या पूछना है। इतना पका पकाया दिया है यार, और आप जबरन भटक रहे हो कि क्या पूछूं और क्या नहीं पूछूं, और क्या करूं और क्या नहीं करूं। एक बार देखो तो भैया, ढूंढ रहे हो बाहर, एक बार अपने अंदर देखो, अपने पास जो है वो देखो। डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं फिर आपको हर क्वेश्चन पे जो भी वो बताया है वापस जाना है, जब वो अपने आप स्वयं से चुप हो चुका हो। तो किस तरीके से एक एक चीजों के बारे में आप निकाल सकते कि समय, अगर कोई समय हो, किसी खास पीरियड ऑफ सिम्टम, पीरियड ऑफ ऑकरेंस ऑफ सिम्टम, किसी खास समय में। और सुनो, कोई भी क्वेश्चन हाँ या नहीं वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ सजेस्टिव क्वेश्चन होना चाहिए कि पेशेंट अपने आप बताए। जैसे आपने पूछ लिया, भाई ये प्रॉब्लम आपको दिन भर बनी रहती है क्या, हर टाइम? हो सकता है पेशेंट, नहीं 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 डॉक्टर साहब, हर टाइम नहीं, जब सुबह सुबह जब सो के उठता हूं ना तब बहुत ज्यादा रहती है, या रात में जाके जब बिस्तर में लेट जाता हूं ना तब बहुत ज्यादा होती है।
या शाम होते ही इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? अभी देखो अपने आप आ गया, आपने थोड़ी ना पूछा शाम को बढ़ती है क्या, नहीं। रात को होती है क्या, हाँ। ये हाँ नहीं वाले क्वेश्चन से तो बचना, ये सबसे बुरे माने जाते हैं केस टेकिंग में, जो हाँ या नहीं में निकल के आए। बहुत बारीकी से ध्यान देना। तो जब वो चुप हो गया तो जो जो बताया उसको आपको कैसे करना है, क्वेश्चंस भी बता रहे हैं डेहनी मैन। पीरियड ऑफ ऑकरेंस देख लो, उससे आप वहीं के वहीं कुछ ऐसा निकल के आ सकता है जो आपके केस को और करीब ला दे। या सिंगल रेमेडी, तो सिंगल रेमेडी आ गई मतलब केस कंप्लीट हो गया, अब आगे क्यों बढ़ोगे तुम, कि जिद पकड़ के बैठोगे कि जो पूरा फॉर्मेट मेरे मन में है जब तक पूरा नहीं पूछ डालूंगा। ये अनुभव के साथ आएगा, अभी शुरुआत में तो आप पूरा थॉरो ही जाना, अनुभव के साथ आपको समझ में आ जाएगा इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, और अनुभव बताएगा नहीं अपने को और डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो एक चीज बताए, पीरियड ऑफ ऑकरेंस। और एक बहुत जरूरी चीज, ज्यादातर पेशेंट आपके पास, कई पेशेंट ऐसे आते हैं मोस्टली कि जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, ये अभी भी कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे, अब किसी ने बता दिया ढंग से आराम नहीं मिल रहा हो जो भी हो, कि वहां जाके एक बार दिखा दो, बताया अभी तक मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा था, वॉट एवर ट्रीटमेंट चल रहा, किसी भी पद्धति का ट्रीटमेंट चल रहा हो, आपको ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो आप ट्रीटमेंट ले रहे थे या ले रहे हो, तो ये सिम्टम, ये ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले के कौन से सिम्टम है, या जब आपने दवाई लेना चालू करी थी तब ये सिम्टम आना चालू हुए थे, ये लक्षण आना चालू हुए थे, या दवा बंद करने के बाद चालू हुए। ये क्यों पूछेंगे अपन, क्योंकि पेशेंट का ओरिजिनल सिम्टम जो रहेगा, जिस पे आपको सबसे ज्यादा जोर देना है, जहां से शुरुआत करनी है, वो होता है मेडिसिन स्टार्ट करने के पहले के सिम्टम, या मेडिसिन स्टॉप करके काफी दिन गुजर जाए, महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद से कोई लक्षण जो कंटिन्यू बना हुआ है, वो आपका ओरिजिनल सिम्टम होता है। नहीं तो ये तो नेचुरल सी आप जानते हो कि कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस अगर आप बार बार लगातार लेते हो तो वो आपके अंदर अपनी पैथोजेनेसिस प्रकट करेगा ही करेगा। मिसाल के लिए बताता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आते थे, उनको मैं इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दे रहा था, बीपी वगैरह की शिकायत थी। तो ऐसी एक बार मेरे मन में विचार आया, आमतौर पर मदर टिंचर्स मैं बहुत रेयर यूज करता हूं जब बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मदर टिंचर वाले केसेस भी होते हैं, आईसीयू वाले केसेस, एक्सट्रीम पैथोलॉजी वाले केसेस, जहां जान बचानी अभी जरूरी है, अभी इमीडिएट में अपने को फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चाहिए, ऐसी कंडीशंस में बोरिक की रिपर्टरी बहुत काम आती है और मदर टिंचर्स बहुत काम आती है। ठीक, तो मैंने क्या किया, वो पेशेंट को मैंने बोला कि यार ये बीपी के लिए राउवुल्फिया अपने यहाँ बहुत कहा जाता है कि राउवुल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा दी जाती है। तो मैंने राउवुल्फिया क्यों चलाया उसको, पंद्रह दिन बाद, 1 महीने बाद जब वो मुझसे मिला, वो राउवुल्फिया डेली ले रहा था, वो मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब एक बड़ी अजीब सी चीज होती है मेरे साथ आजकल कुछ दिनों से। मैंने बोला क्या, रात में सोता हूं ना तो ऐसा लगता है कि मेरा सर तकिए से ऊपर हवा में लटका हुआ है।
मेरा शरीर कहता है कि मेरा सर जो है वो तकिए में नहीं टिका रहता है, ऐसा लगता है तकिए के ऊपर हवा में है। सोचो, ऐसा बोला उसने। और बोला ये मेरे को करीबन अभी जब से अपन पिछले बोले 1 महीने में कई बार हो गया। और 1 महीने में यही हुआ था कि उसको राउवोल्फिया चालू की गई थी। और मैंने हेड चैप्टर में खोल के देखा, एक रूब्रिक है कि ऐसा लगता है कि हेड जो है हवा में तैर रहा है सोते टाइम। 1 मिनट। और उसमें जब मैंने देखा ये लास्ट में जब अपने लेक्चर हो जाएगा तब अपन इसको मैं तुमको दिखाऊंगा। तो उसमें देखा तो उसमें मालूम है क्या दिया हुआ था उस रूब्रिक के अंदर? उस रूब्रिक के अंदर दिया था राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। इसका मतलब क्या हुआ? राउवोल्फिया प्रूव कर रही है उसके ऊपर। 1 महीने पहले राउवोल्फिया मदर टिंचर डेली चालू किया और वो 1 महीने बाद मेरे से आके क्या बोल रहा है, ऐसा लगता है कि सर रात में सोता हूं तो सर हवा में है। इसको नोट डाउन करके रखो, लास्ट में अपन देखेंगे। ठीक, तो अब इसलिए डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं कि जो भी आप सिम्टम ले रहे हैं, अगर वो कोई ट्रीटमेंट ले रहा है या लेके आया है या अभी वो बंद करके ले ही रहा है करेंटली और आपके पास आया है, तो आपको ये जानना, पूरे सिम्टम्स में जितने भी सिम्टम आप ले रहे हो आ रहे हैं, ये जानना आपके पास क्वेश्चन करके बहुत ज़रूरी है। अपन ने क्वेश्चन, अपन सब बता चुका, अब अपन ने क्वेश्चन करना चालू किए। उसमें से कई क्वेश्चन बोले कि हाँ ये लक्षण मेरा, तब एक तो पीरियड ऑफ ऑकरेंस के बारे में अपन ने पूछ लिया, और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये जो लक्षण है इसमें से कौन सा दवा खाने के साथ दौरान चालू हुआ, कौन सा लक्षण जब आपने दवा चालू नहीं करी थी उसके पहले कौन कौन से थे इसमें से, और दवा स्टॉप करने के बाद इतने दिन हो गए अब कौन कौन से किसको चल रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि आपको फोकस कहां करना है। ये बड़ा अच्छा, मैं अपनी प्रैक्टिस से जो तुमको राउवोल्फिया सर्पेंटाइना का एग्जांपल बताया, ठीक, अच्छा। और अगर ये उसकी शिकायत में आपको कोशिश ये करनी है कि अगर वो दर्द की शिकायत कर रहा है किसी प्रकार के, तो एग्जैक्ट सेंसेशन ऑफ पेन कोशिश करें निकालने की, उस एग्जैक्ट सेंसेशन क्या है। अलग अलग तरीके से कोशिश करें, जैसे कि एक मैं बता रहा हूं, एक सेंसेशन होता है पल्सेटिंग, थ्रोबिंग। इसको लोकल लैंग्वेजेस में लोग बाग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। क्यों, कितने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? कोई आके बोलता है डॉक्टर साहब धमक चल रही है, कोई बोलता है तड़क रहा है, कोई बोल रहा है चटक चल रही है, कोई बोलता है लहक रहा है, कोई बोलता है जैसे फोड़ा होता है ना, फोड़े में दर्द होता है ना, लुप 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 लुप, कई तरीके से। तो कोशिश करें आप कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ, एग्जैक्ट सेंसेशन ऑफ पेन निकालने, अगर पेन हो तो। और अगर आप डाउट में हैं तो उसको छोड़ दें, बेहतर यही है। डाउटफुल चीज रेमेडी सिलेक्शन में ना ही लो तो आपके लिए बेहतर है। एंड एग्जैक्ट स्पॉट, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर हेनीमैन? एग्जैक्ट स्पॉट बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट स्पॉट,
फिर अगर वही दर्द में क्या पूछेंगे आप, एक कोशिश करें कि एग्जैक्ट सेंसेशन निकालें। मैं बता रहा हूं, सुनो, एक अपनी प्रैक्टिस से बताता हूं। बहुत शुरुआती प्रैक्टिस की बात है। पथरी के दर्द से तड़पता हुआ एक इंसान आया मेरे पास, एक लड़का आया पथरी के दर्द से तड़पता हुआ। बोलता है डॉक्टर साहब 3 महीने पहले ऑपरेशन करवा के निकलवा चुका था मैं पथरी, अभी ये 3 महीने बाद फिर से बन गई। रिपोर्ट दिखाया, 22 mm की थी पथरी, अच्छी खासी बड़ी पथरी। बोला बहुत तकलीफ होती है। मैंने पूछा उससे, भैया कहाँ कैसे तकलीफ होती बताओ। तो उसने अपने आप ही, उस वक्त मैं समझ पाया कि पेन की लोकेशन और सेंसेशन का क्या महत्व होता है। पेन की सेंसेशन और लोकेशन का क्या महत्व होता है। वो क्या बोला, ये बिल्कुल जो ब्लैडर रीजन होता है, जहां पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, बोलता है डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि यहां पे कोई कील घुसा रहा है। हाथ चला के बोल रहा है कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि यहां पे कोई कील घुसा रहा है। और बोरिंग पेन इन ब्लैडर रीजन, थूजा वाज बोरिंग पेन। कितनी रेमेडी है? 1 रेमेडी थूजा। थूजा दिया मालूम है, 24 घंटे में पत्थर निकल गया। आप बड़े बड़े नामों से डर जाते हैं, आपने सिम्टम्स के महत्व को नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? अब आप देखो, लेफ्ट साइडेड साइटिका लेके आया आपके पास कोई व्यक्ति, लेफ्ट साइडेड साइटिका। आपको पता है साइटिका मतलब क्या हो रहा है? डिस्क का प्रोलैप्स हुआ है। साइटिक नर्व के तीनों रूट में से कोई रूट या सब दर, ऐसे 3 रूट निकले हुए हैं, इधर से, और फिर एक बन जाते हैं वो, फिर नीचे सप्लाई हो जाती है पैरों में। है ना? आपको पता है कि इसको तो डिस्क प्रोलैप्स हुआ है और इसकी साइटिक नर्व दब रही है, इस वजह से इसको पेन हो रहा है। पैथोलॉजी आप समझ गए। लेकिन यही साइटिक नर्व वाला पेशेंट क्या बोलता है? खिंचाव होता है, या कोई बोलता है झुनझुनी आती है, टिंगलिंग। कोई बोलता है ऐसी जलन होती है आग पड़ रही हो। कोई बोलता है इसी करवट लेटने में दबा के आराम मिलता है, या किसी को पैरों में खड़ा कर ले हार्ड प्रेशर से आराम मिलता है। और कोई बोलता है छुअन भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये आप देखो, आप अगर सिम्टम की बारीकी में जा रहे हैं, एग्जैक्ट सेंसेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, तो आप तो ये एमआरआई में आपने ग्रॉस पैथोलॉजी पकड़ी है। मैं कह रहा हूं आपको कि आपने एमआरआई में ग्रॉस पैथोलॉजी पकड़ी हुई है कि भैया डिस्क प्रोलैप्स हो गया है और दब रही है। लेकिन सिम्टम्स की बारीकी में जाने में आपको सूक्ष्म पैथोलॉजी का ज्ञान हो रहा है कि वो डिस्क प्रोलैप्स भी एक खास तरीके से हुआ है, और जो नर्व दब रही है वो खास तरीके से दब रही है, इसलिए उसके लक्षण खास तरीके के पैदा हो रहे हैं। तो वो टोटलिटी में वो पूरी कवर करती है, सब पूरा फंक्शनल से लेके स्ट्रक्चरल, तभी तो ठीक हो जाता है। नहीं तो तुम बोलोगे बिना ऑपरेशन के इसको डिस्क को खोलेंगे अपन और उसके बाद उसको सही तरीके से बिठाएंगे या ट्रैक्शन करेंगे। हाँ, योगासन हेल्पफुल होते हैं सही पोजीशंस में लाने के लिए। आप तो सारी चीजें जो पेशेंट के बेनिफिट के लिए प्रयोग करो, क्योंकि मैं जब साइटिका का ट्रीटमेंट करता हूं तो योगासन वगैरह की सलाह देता हूं। साइटिका में जो यूज होते हैं वो आसन इस तरीके से होते हैं कि वो सभी डिस्क को अपनी जगह पे लेके आते हैं, पेशेंट के बेनिफिट के लिए है, ज्यादा जल्दी अच्छा ठीक होगा। बट देखो आप कितनी सूक्ष्म पैथोलॉजी जो एमआरआई नहीं पकड़ पा रही वो पकड़ रहे हैं। कैसे? जब आप एग्जैक्ट स्पॉट और एग्जैक्ट नेचर ऑफ पेन पे
जा रहे हैं। क्यों? रेमेडी का सिलेक्शन बदल जाता भैया सेंसेशन के हिसाब से। अब साइटिका तो वही है लेफ्ट साइड, कि आपको पता है लेफ्ट साइड साइटिक नर्व दब रही है इसलिए इसको पेन हो रहा है, लेकिन एक को बर्निंग हो रही है, एक को ड्राइंग हो रही है, एक को हार्ट प्रेशर से आराम मिल रहा है, एक को इस करवट में आराम मिल रहा है, एक में झुंझुनी हो रही है, एक को खड़े होने में हो रहा है, एक बैठ नहीं पा रहा है, एक लेग को लेटने में आराम है तो एक लेट नहीं पा रहा है। मतलब वो अपन का जो ये एनालिसिस है ये खाली किस चीज को पकड़ रहा है? ग्रॉस पैथोलॉजी को नहीं पकड़ रहा है, सूक्ष्म पैथोलॉजी को भी पकड़ रहा है कि वो नर्व किसी खास तरीके से दबी है इसलिए बर्निंग सेंसेशन पैदा हो रहा है, और किसी खास तरीके से दबी है तो ड्राइंग सेंसेशन पैदा हो रहा है। किसी खास तरीके से दबी हुई है बहुत सूक्ष्म रूप से कि उसको प्रेशर से आराम मिल रहा है, और किसी खास तरीके से दबी हुई है कि उसको सिकाई से आराम मिल रहा है, या खड़े होने से आराम मिल रहा है, या वर्ष हो रहा है। देखो इस तरीके से आप कॉन्फिडेंटली सूक्ष्म पैथोलॉजी पकड़ते भैया, क्योंकि कोई चीज अतफर में नहीं होती है, हवा में नहीं होती है, एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस होता है, और उसको अपना शरीर बताता है। लेकिन उसको सही तरीके से आप पकड़ना सीख जाओ बस। तो अपन जब पेशेंट चुप हो गया, अपन ने पूछना चालू किए, तो एक एक चीज के पास जाके जो वो बताया है, तो क्या पूछे और क्या चीजें जरूरी हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब पेन के बारे में मैंने आपको बताया, तो पेन के बारे में और भी चीजें आप पूछ सकते हैं, जैसे कि पेन फिट्स में आता है क्या? जो दर्द होता है वो कैसा होता है? लगातार बना रहता है। कोई बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब एकदम से टीस उठती है और फिर चीख निकल जाती है, फिर ठीक हो जाता है। सर तो आपके पास जनरलिटी में सिम्टम है, जनरल चैप्टर में सिम्टम है। पेन्स खोलेंगे आप, अपीयर सडनली, डिसअपियर सडनली, अपीयर सडनली, डिसअपियरिंग ग्रेजुअली, अपीयरिंग ग्रेजुअली एंड डिसअपियरिंग सडनली, अपीयरिंग ग्रेजुअली एंड डिसअपियरिंग ग्रेजुअली। और ये जनरल सिम्टम्स में दिया हुआ है। किस तरीके का दर्द होता है, कितनी देर रहता है, उसका कोई दिन और रात से संबंध है क्या, उसका शरीर की अलग अलग पोजीशन, उठने बैठने लेटने दौड़ने खड़े होने से कोई संबंध है क्या, कि पेशेंट के अंदर से अपने आप निकल के आए। नो सजेस्टिव क्वेश्चन। मतलब आपने इतनी सारी चीजें दे दी कि वो नेचुरली जो उसको होता है उससे चॉइस कर ले वो। ठीक, फिर जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी परिस्थितियां बताई जा रही हैं, उसका एग्जैक्ट नेचर, डॉक्टर हेनीमैन क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड। नो सजेस्टिव क्वेश्चंस। क्या कहते हैं डॉक्टर हेनीमैन? बिल्कुल सजेस्ट नहीं करना, सजेशन नहीं देना उसको। कोशिश ये करो कि अपने आप उसका दिमाग वहां तक को जाए अलग अलग तरीके से। और डॉक्टर हेनीमैन क्या कहते हैं, सुनो, अगर इतना सब पूछने के बाद इतना सब हो गया, देखो क्या प्रोसेस हो गई तुम्हारी, तुमने डिटेल हिस्ट्री ली, ठीक है, और उसके बाद बिना इंटरप्ट किए सुनते रहे। जब वो अपने आप चुप हो गया तो डॉक्टर हेनीमैन ने बताया है कि एक एक पॉइंट के पास वापस जाओ और उस पर इस तरीके से बात करो। एक एक पॉइंट पर जाके किस तरीके से बात करनी है, आलतू फालतू बिना कुछ पूछते हुए पॉइंट की क्या बात पूछनी है बताइए। इनको पॉइंट वाइज नोट करना, ठीक है ना। और फिर कहते हैं डॉक्टर हेनीमैन कि अगर सुनो केस हो गया, यहां तक आप पहुंच गए आप अपने केस में, और नजर मारने के बाद आपको लगता है कि इसने अपने मेंटल्स के बारे में और जनरल्स के बारे में कोई भी चीज यहां पे नहीं आई है। मेंटल मतलब स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ माइंड, उसके मन की प्रवृत्ति कैसी है, उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, किस प्रकार की है, इससे और जनरल से संबंधित कुछ भी नहीं आया है। तो अब क्या करें? क्यों डॉक्टर?
क्या करें हम, क्योंकि अपने लिए तो जनरल्स और मेंटल्स जरूरी हैं, तो इसको कैसे निकालें, बिना सजेशन दिए कैसे निकालें, कौन से क्वेश्चंस पूछें? तो डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं कि पूछो जरूर, फिजिशियन शुड आस्क अबाउट मेंटल एंड जनरल्स, लेकिन सिर्फ जनरल एक्सप्रेशन का यूज करते हुए, स्पेसिफिक नहीं। जैसे कि अब जनरल्स में क्या आता है, जनरल्स में क्या आता है, डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं स्टूल का कैरेक्टर, टेक्सचर, स्टूल मतलब जो भी डिस्चार्ज आते हैं, स्टूल, यूरिन, स्लीप, थर्स्ट, टेस्ट, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर हेनीमैन कि स्टूल, अब आप पूछना चालू कर रहे हो ना, अब आपने देखा साला कोई जनरल मेंटल आया नहीं, अब क्या करें यार, तो हमको पूछना तो है, डॉक्टर हेनीमैन ने कहा, लेकिन कैसे पूछना है, स्पेसिफिक तरीके से नहीं। कड़ी टट्टी होती है क्या, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि आप सजेस्ट कर रहे हो। पतली लेटिन होती है क्या, बदबूदार लेटिन होती है क्या, ये सब सजेस्टिव क्वेश्चन है, ये आपके केस को बर्बाद करेंगे, ये आपके केस को स्पॉइल करेंगे, आपका अच्छे खासे चलते हुए केस को कहीं का कहीं ले जाएंगे, उल्टे सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप इस तरीके से स्पेसिफिकली ना पूछते हुए आप सिर्फ इतना पूछें, भैया प्यास कैसी है, प्यास कैसी लगती है, पानी कैसा पीते, वो खुद ही बोले कम ज्यादा जो कुछ भी अपने आप आया हुआ। लेटिन कैसी होती है, वो खुद ही कुछ मेंशन कर दे। अगर कोई चीज स्ट्राइकिंग होगी, बार बार उसका ध्यान जाता होगा, तो वो अपने आप ही बोल देगा कि हाँ डॉक्टर साहब, शुरू में तो कड़ी होती है लेकिन बाद में नॉर्मल होती है। तो आपके पास रूब्रिक है भैया हार्ड स्टूल के अंदर कि फर्स्ट हार्ड देन सॉफ्ट, बट ये तभी निकल के आएगा ना कि एक तो आपने सजेस्टिव क्वेश्चन नहीं किया, और दूसरा आपको अपनी रिपर्टरी का, आप देखते हो अपनी रिपर्टरी खोल के देखते हो, तो इसको अपना खिलवाड़ बनाओ, इसको अपना इंटरटेनमेंट बनाओ कि इस खाली समय निकले तो चलो यार आज स्टूल देखते हैं चैप्टर, आज यूरिन देखते हैं क्या क्या है अपने पास, आज हेड खोल लेते हैं, आज बैक खोल के देखते हैं, आज स्किन खोल के देखते हैं कि क्या क्या है। ये आपका खेल होना चाहिए, ये आपका खिलवाड़ होना चाहिए, और ये एक होम्योपैथ का इंटरटेनमेंट होना चाहिए, ध्यान रखो। और बता रहा हूं ये कभी ना खत्म होने वाला रोमांच है ये। बात समझे? तो अब आपने देख लिया, तो जनरल एंड मेंटल्स कैसे निकालें। डॉक्टर हेनीमैन ने सावधान करते हुए बोला है कि जनरल और मेंटल कभी भी स्पेसिफिक तरीके से ना पूछते हुए, जनरल एक्सप्रेशन में पूछें। किन किन चीजों के से निकालने की कोशिश करें, स्टूल, यूरिन, है ना, थर्स्ट, और क्या, हाँ वही हो गया, और स्लीप, टेस्ट, और स्त्री है तो मेंसेस। अब देखो ये अब फिजिकल जनरल, इनमें कंफ्यूज होना के चांसेस कम होते हैं, बजाय मेंटल सिम्टम्स में आदमी एक बार कंफ्यूज हो जाए कि पेशेंट कुछ बोल रहा है और पता नहीं मैं सही ले पा रहा हूं कि नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन पहले इन चीजों से आप जनरल्स निकालने की कोशिश करें, यूरिन, स्टूल, थर्स्ट, स्लीप, टेस्ट, और औरतें हैं तो मेंसेस, है ना, वेरी गुड, शाबाश। अब और किस तरीके से अपन निकालेंगे, और कैसे क्वेश्चंस पूछे डॉक्टर हेनीमैन? डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं कि उसका स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन, स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन कैसे पता करते हैं? स्टेट ऑफ पहली बात ये समझो कि डिस्पोजिशन होता क्या है, व्हाट इज डिस्पोजिशन? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज डिस्पोजिशन? डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? सर डिस्पोजिशन का मतलब ये होता है कि
कोई भी चीज़ अपने ट्रैक से उतर जाए, कोई भी चीज अपने ट्रैक से उतर जाए, जैसा उसको चलना है उससे कुछ, या ऐसे भी बोल सकते हैं सर, किसी भी चीज़ में कुछ चीज़ प्लस या माइनस हो जाए। जैसे मैं जो खाना खाता हूँ, ठीक है, अगर मैंने ज़्यादा खाना खा लिया तो डिस्पोजिशन है, और अगर मैं भूखा रह गया तो डिस्पोजिशन है। मेरे को जो प्रॉपर नींद होनी चाहिए, अगर नींद ज़्यादा आ रही है तो डिस्पोजिशन है, नींद कम है तो डिस्पोजिशन है। नो ये किसी सिचुएशन में आप पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करते हैं। Your usual move, disposition is your usual move. Angry disposition, weakened disposition. तो जिस तरीके से आप पर्टिकुलरली हमेशा उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं वो डिस्पोजिशन। डॉक्टर अमोल ने जो कहा, आपका यूजुअल मूड, आपका आमतौर पर स्वभाव कैसा रहता है, और पेशेंट अपने आप बता दे। जनरली तो बहुत काम का है डॉक्टर साहब, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन, वो खुद बोले, आप नहीं, चिड़चिड़ापन रहता है क्या? दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। गुस्सा आता है क्या? नहीं। आमतौर पे आपका मूड कैसा रहता है? ऑफिस में काम करते वक्त, घर में भी, बच्चों के साथ, दैनिक दिनचर्या में, दोस्तों यारों के साथ, आमतौर पे आपका मूड कैसा रहता है? वैसे तो मैं बड़ा शांत हूँ, बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन मैं बोल दूं अपने घर वालों को या बच्चों को या अपने कर्मचारी को कि ऐसा करना, और उसने वैसा नहीं किया, तो फिर मैं भड़क जाता हूँ बहुत ज्यादा। तो अपने पास क्या आ गया? एंग्री डिस्पोजिशन आ गया, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये एक डिस्पोजिशन है कि आमतौर पे उसका जो मूड रहता है, यूजुअल, कभी कभार वाला नहीं। कभी कभार तो सबको गुस्सा आता है, कभी कभार तो आमतौर पे यूर यूजुअल मूड, आपकी नेचुरल हैबिट, आपकी चारित्रिक विशेषता आमतौर पे, जैसे अगर अपन ये पूछ लेंगे कि भैया ये कैसा है, आमतौर पर शांत रहता है, माइल्ड नेचर है, कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा, बड़े पोलाइटली बात करता है, ये उसका यूजुअल मूड है, एंड दैट इज डिस्पोजिशन। उसकी प्राकृतिक, नेचुरल और एक्वायर्ड हैबिट, कोई आदत बनी हुई, दैट इज हिज डिस्पोजिशन। उसकी प्रवृत्ति, उसका झुकाव किसी खास चीज की तरफ, उसकी प्रकृति, गुस्सैल प्रकृति का है, चिड़चिड़ा प्रकृति का है, अरे बड़ा बदमिजाज है, उसके तो मुंह लगना अच्छा नहीं लगता, इस तरीके का है। जैसे एक पेशेंट मेरे से अपने आप कहता है अभी कुछ दिनों पहले, उसको उसका दोस्त लेके आया था, मैंने बोला वैसे आपका मूड कैसा रहता है? तो बोले डॉक्टर साहब मेरा दोस्त है ना जिसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो बड़ा शांत स्वभाव का है, मैं वैसा नहीं रह पाता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर बर्दाश्त नहीं होता है, फिर मेरा हाथ ही छूट जाता है, झगड़ा हो जाता है। एंड दैट इज हिज यूजुअल मूड, दैट इज हिज डिस्पोजिशन। उसकी तबीयत, उसकी प्रकृति, उसका झुकाव, उसका मिजाज, और जो आमतौर पे यूजुअली रहता है, उसकी एक्वायर्ड या नेचुरल कोई हैबिट, ठीक है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जैसे कि अपन मोगरे को कैसे पहचानते हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी? उसकी खास खुशबू, वो उसका यूजुअल डिस्पोजिशन है जिससे हम उसको पहचानते हैं। कभी कभी वाला नहीं कि कभी देता है खुशबू, ठीक। तो जनरल और मेंटल के लिए निकालने के लिए डॉक्टर हेनीमैन ने पहली चीज क्या सावधान करी कि नेवर आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन। हमेशा कि जैसे चिड़चिड़ापन होता है क्या, गुस्सा होता है क्या, नहीं, आमतौर पे आपका मूड कैसा रहता है, अपने आप आने दो ना यार जो चीज है। जब वो चुप हो जाएगा तो बाद में हम क्रॉस करके कंफर्म कर लेंगे कि ये लेने लायक है कि नहीं है, लेकिन क्रॉस कब करेंगे? जब वो, ठीक।
तो पहली चीज उन्होंने बोली कि जनरल एक्सप्रेशन यूज करना, और वो भी पहले जनरलिटीज से निकालने की कोशिश करना, स्टूल, थर्स्ट, यूरिन, स्लीप, टेस्ट, और फिर उसके, और या तो अगर स्त्री है तो मेंसेस, और नहीं तो फिर आप ये कोशिश करना, उसके बाद यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, आपका काम हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर और मेंटल्स निकालने के लिए उसका प्रकृति, उसका डिस्पोजिशन, उसकी स्टेट ऑफ ह्यूमर, ठीक, एंड मेमोरी, याददाश्त से कुछ आपको पता चल जाए। ठीक, और कैसे निकालने की कोशिश करेंगे? सुनो, डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं खाने पीने से निकाल लो, किस तरह का खान पान पसंद है उसको, या बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये सब उतने ही आपके काम करेंगे जब आप सजेस्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, आपने बिल्कुल जनरल एक्सप्रेशन यूज किया है, और खाने पीने में कोई पसंद ना पसंद, अपने आप कोई स्ट्राइकिंग चीज रहेगी या कोई चीज नुकसान करती है तो अपने आप बताएं, या वो आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हो तो फिर उसको सुनो, सजेशन भी अगर कैसा दें तो किस तरीके से दे सजेशन। अगर कई लोग इस तरीके के हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन कि डॉक्टर हमारा क्या चाह रहा है, क्योंकि आमतौर पर जिनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाने की आदत रहती है, डॉक्टर तो बात भी नहीं करता उनसे, 2 मिनट में लक्षण सुने, हाँ बुखार है, एंटीपायरेटिक, गैस हो रही है, वो दर्द हो रहा है, एनाल्जेसिक, कोई एलर्जिक रिएक्शन है, एंटी एलर्जिक, इसी तरीके से है ना, यही होता है ना दिमाग में, जो जो इस तरीके से दिख रहे हैं तो अपन प्रिस्क्राइब, तो आदत नहीं होती है। तो अगर सजेशन देने की जरूरत पड़े तो सजेशन कैसा देना है? बोला जैसे कई लोग होते हैं, है ना, बोला कईयों को दूध नहीं पसंद होता, कईयों को तली हुई चीजें पसंद नहीं होती, कईयों को बहुत पसंद होती हैं, अलग अलग चीजें लोग बाग पसंद नापसंद करते हैं या नुकसान करती हैं, या ऐसा जनरल सजेशन भी कैसे दे, जनरल, कि वो खुद अपने दिमाग से निकाले कि हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हाँ नींबू मैं बिल्कुल नहीं ले पाता हूं, नींबू लिया और गड़बड़। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, दिया आपके पास लेमन एग्रावेशन, पल्सेटिल्ला प्रोमिनेंट रेमेडीज में से है, ठीक। एक और क्वेश्चन बताते हैं जनरल्स और मेंटल्स निकालने के लिए डॉक्टर हेनीमैन, कि हाउ डज ही फील आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाने या पीने के बाद कैसा महसूस होता है? कुछ नहीं होता तो आगे बढ़ जाओ, जबरदस्ती मत करो पेशेंट के साथ, कुछ होगा तो वो अपने आप बताएगा, और जो वो अपने आप बताएगा वो वही आपके काम का है। और एक चीज और पूछ सकते हैं आप कि क्या अपने सर, पैर, पेट, हाथ, किसी और अंग के बारे में कुछ और बताने के लिए है आपके पास? ठीक,